अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोनिक। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लो फ्रीक्वेंसी करंट। मैंने इस वीडियो में आपको बेसिक बताना है पहले कि लो फ्रीक्वेंसी करंट की इंडिकेशंस क्या है, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। फिर अगर आपको फेराडिक, गैल्वेनिक या कोई भी आ जाता है तो आप उसमें इसको लिख सकते हैं। देन हम इसका डिफरेंस देखेंगे। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट देने की बस की है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक है, तो हम इसको देखेंगे कि किस पर्पस के लिए हम लोग स्पेसिफिक टाइप को यूज़ करते हैं, इसका बॉडी में क्या रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें ऐसा नेम शोज़ के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी करंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, फॉर एग्जांपल 1 to 2000 हर्ट्ज़। उसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी की कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 3000 to 6000 हर्ट्ज़। और हाई फ्रीक्वेंसी की एज द नेम शोज़ के बहुत ज़्यादा हाई होगी, विद इन मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़। देन हम अगर इनकी सेंसरी और मोटर स्टिमुलेशन को देखें तो लो फ्रीक्वेंसी करंट सेंसरी और मोटर दोनों स्टिमुलेट करती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिसकी हमारे पास फर्दर 6 टाइप्स हैं जिनको हम आज देखेंगे। देन मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में हमारे पास आ जाता है इंटरफेरेंशियल और रेशन करंट। इसमें क्या होता है कि सिर्फ पेन रिलीव कर सकता है ये। देन हमारे पास आ जाती है हाई फ्रीक्वेंसी करंट, जिसमें सेंसरी और मोटर स्टिमुलेशन हो ही नहीं पाती, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाती, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, वो 1 सेकंड में इतनी टाइम बीट करता है कि दरमियान में उसको टाइम ही नहीं मिल पाता मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने का। सिर्फ हम थर्मल इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी से कि हीट मिल सकती है वहाँ पे। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी और मीडियम वेव डायथर्मी। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपना आज का टॉपिक देखें, दैट इज़ लो फ्रीक्वेंसी करंट, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, ताकि आपको इस सब की समझ आ सके। तो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट में आगे फर्दर 6 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फेराडिक करंट जो कि इनर्वेटेड मसल के लिए है, सुपर इम्पोज्ड करंट, डायनामिक करंट, गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट डी इनर्वेटेड मसल के लिए यूज़ करते हैं, साइनोसाइडल करंट, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और माइक्रो करंट इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन। गैल्वेनिक करंट जो डी इनर्वेटेड मसल के लिए करवाती है, उसमें क्या होता है कि उस मसल की नर्व सप्लाई ही लॉस्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में क्या होता है, अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन की लेयन हो जाती है, वहाँ पे उस एरिया में अगर लेयन हुई है उसकी वजह से मसल के ऊपर ये इफेक्ट आएगा कि वहाँ पे स्पास्टिसिटी या रिजिडिटी देखने को मिल सकती है, हमें स्पेस्टिक पैरालिसिस मिल सकती है अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लेयन है, और अगर लोअर मोटर में है तो फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिल सकती है। तो गैल्वेनिक करंट हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे नर्व जो है वो कम्प्लीटली डिसरप्टेड है, उसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, वहाँ पे स्पैज़म है। लेकिन फेराडिक करंट हम उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे मसल में है इनर्वेशन जो है वो लॉस्ट नहीं हुई, बस वहाँ पे पेन है और इन्फ्लेमेशन है थोड़ी सी, तो वहाँ पे हम पेन को रिड्यूस करने के लिए फेराडिक करंट को यूज़ कर लेंगे। देन इसकी इंडिकेशंस देखें लो फ्रीक्वेंसी करंट की, तो इसको आप लोग निमोनिक याद रख सकते हो, मार्टिन, लव, सोडा। इसमें हमारे पास क्या है, मसल एक्शन इनिशिएट करवाता है, रीएजुकेशन ऑफ मसल एक्शन, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करवाएगा, ट्रेनिंग ऑफ न्यू मसल एक्शन, न्यूरोप्रेक्सिया ऑफ मोटर नर्व को रिलीफ करेगा। देन लव से हमारे पास आ जाता है लिम्फेटिक और वीनस ड्रेनेज, और सोडा में हमारे पास है सीवियर मोटर नर्व के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑर्थोसिस, स्टिमुलेट द डीनर्वेटेड मसल। जैसे हमने इसमें क्या देखा, गैल्वेनिक जो है वो डीनर्वेटेड के लिए, और प्रिवेंट करता है एडिशंस या कॉन्ट्रैक्चर्स को बाय फेराडिक करंट। देन हम इसकी डिटेल में देखें। अब अगर हम इसमें देखें तो अगर पेन है किसी मसल में और वो अपना प्रॉपर से एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा मसल, तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन देंगे उसको, ताकि उसकी एंटागोनिस्ट मसल जो है वो रिलैक्स कर सकें और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर सके। इनिशियली हम जो है वो थोड़ा इंटेंसिटी और थोड़े एम्पलीट्यूड की वेव देते हैं इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन में, देन हम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं, जो कि कंफर्टेबल फीलिंग देता है पेशेंट को। देन अगर रीएजुकेशन में देखें, इसमें क्या है कि आफ्टर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन या डिसयूज़ अगर कर रहे हैं हम किसी मसल को, फॉर एग्जांपल पोस्टरल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि मसल जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करना ही भूल जाएगा। देन हम वहाँ पे फेराडिक स्टिमुलेशन दे सकते हैं फॉर फ्लैट फुट के, अगर हम लोग डिसयूज़ मसल का कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग उसको प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन दी हुई है वहाँ पे, तो मसल को नई दोबारा से रीलर्न करने के लिए, रीएजुकेट करने के लिए हम लोग
इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन या फैराडी करंट यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने पेशेंट को ये भी कमांड देनी है कि वो एक्टिवली भी अपने उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हेलक्स वल्गस। उसमें क्या हो जाता है कि एब्डक्टर हेलुसियस मसल जो है हमारे पास, जो कि बिग टो का है फुट में, वो अपना मसल एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। देन हम वहाँ पे फैराडी करंट देते हैं और पेशेंट को कमांड देते हैं कि विद द मसल स्टिमुलेशन वो खुद भी साथ से कॉन्ट्रैक्ट करे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी वो हमें क्या कहती है कि ब्रेन जो है वो अप्रिशिएट करता है मूवमेंट को, ना कि इंडिविजुअल मसल एक्शन को। तो हम उसको साथ कहेंगे कि वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करवाए और इस तरह से हमें हेल्प मिल सकेगी कि आफ्टर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन पेशेंट को दोबारा फैराडी करंट जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन या रीएजुकेशन करने के लिए मसल एक्शन की यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड पे हमारे पास आ जाता है रेंज ऑफ मोशन। अगर हम लोग की रेंज ऑफ मोशन वहाँ पे डिक्रीज़ है बिकॉज ऑफ एडिशंस या कॉन्ट्रैक्चर्स, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या हो जाता है कि कर्व जो है वो कन्वेक्स शेप में आ जाती है और लेटरल ट्रंक मसल को फिर हम लोग स्टिमुलेट करने के लिए वहाँ पे फैराडी करंट यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन जो है वो गेन कर सकते हैं। देन फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है ट्रेनिंग न्यू मसल एक्शन। इसमें हमारे पास आ जाता है कि आफ्टर टेंडन ट्रांसप्लांट सर्जरी या रिकन्स्ट्रक्शन जो हुई है, अगर कोई टेंडन रिप्लेस किया है तो उसको मसल एक्शन दोबारा से ट्रेन करने के लिए हम लोग फैराडी करंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोप्रेक्सिया ऑफ मोटर नर्व, अगर कोई मोटर नर्व की इंजरी हुई है और इसमें हमें पता है कि माइल्ड डिजनरेशन होती है, ज़्यादा कंप्लीट लॉस नहीं होता वहाँ पे, तो हम वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन दे सकते हैं। इसमें क्या होगा कि फैराडी करंट जो है वो हम अप्लाई करेंगे अगर प्रॉक्सिमली, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कॉज करेगा बिकॉज वहाँ पे नर्व अभी इंजर है। लेकिन अगर हम लोग डिस्टली उसके अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे फिर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। न्यूरोप्रेक्सिया में क्या होता है कि वो जो मैसेज है वो ब्रेन तक जा ही नहीं पाता, नर्व लेके जा ही नहीं पाती और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती। तो हम उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे मसल स्टिमुलेशन देते हैं बाय फैराडी करंट और वहाँ पे फिर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। अब लिम्फेटिक और वीनस ड्रेनेज में हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुई होती है बिकॉज वहाँ पे सही तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं आ पाते, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल जो है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मसल स्टिमुलेट नहीं कर पाता। तो हम इसमें क्या करेंगे कि फैराडिक स्टिमुलेशन देंगे जिसमें अल्टरनेटिव मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से सर्जिंग जो उसमें की होती है हमने, उसकी वजह से क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल जो है वो विद इंक्रीज सर्कुलेशन रिमूव होगा वहाँ से और न्यूट्रिएंट जो है वो वहाँ पे जाएंगे और इस एडिमा या अल्सर जो वहाँ पे बना हुआ है उसको हील करने में हेल्प करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है सेवर्ड मोटर नर्व। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें वलेरियन डीजेनरेशन भी देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें क्या होता है कि एक्सोन जो है वो डीजेनरेट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल और इस डीजेनरेशन में उसको कुछ डेज टू वीक्स लगते हैं वलेरियन डीजेनरेशन के लिए। तो अगर हम उससे पहले अगर डीजेनरेशन से पहले हम लोग फैराडी करंट वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें मोटर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है मसल में। लेकिन अगर नर्व जो है वो कम्प्लीटली डीजेनरेट हो चुकी है, वहाँ पे उसने डिसरप्ट कर दिया अपना सारा स्ट्रक्चर जो है आफ्टर न्यूरोटोमेसिस या एक्सोनोटोमेसिस में, तो उसके बाद हम लोग फिर डीनर्वेटेड मसल के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, गैल्वेनिक करंट यूज़ कर सकते हैं। देन ऑर्थोसिस में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई मसल पैरालाइज्ड है या फिर वो वीक है तो वहाँ पे हम लोग ऑर्थोसिस टेप और सिक्यूज वगैरह लगाते हैं। तो अगर हम लोग लो फ्रिक्वेंसी करंट वहाँ पे देंगे तो उसमें मसल स्टिमुलेट करवा देगा और ऑर्थोसिस या इंसिक्यूज वगैरह की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। देन डीनर्वेटेड मसल का मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नर्व जो है वो वहाँ पे लॉस्ट हो गई है नर्व सप्लाई, तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनिक करंट यूज़ कर सकते हैं, उसको हम डीनर्वेटेड मसल कहते हैं। बट अगर हम लोग वहाँ पे गैल्वेनिक करंट से ना स्टिमुलेट करें उसको, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मसल जब डीनर्वेटेड है वहाँ पे नर्व सप्लाई नहीं आ रही तो उसमें फाइब्रोसिस हो सकती है, मसल वेस्टिंग हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करेंगे। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है एडिशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फैराडिक करंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें लो फ्रीक्वेंसी करंट के, तो वो हमारे पास आ जाता है सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करेगा, मोटर नर्व को स्टिमुलेट करेगा, डीनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट कर सकता है। केमिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें बॉडी में। इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू क्या होता है कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन पे इसका क्या रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व में अगर हम लोग फैराडिज्म देखें तो इसका क्या रोल होता है कि माइल्ड पिकिंग सेंसेशन देता है और गैल्वेनिक करंट जो है वो हमारे पास स्टैबिंग और बर्निंग सेंसेशन देता है।
बिकॉज गैल्वेनिक करंट की इंटेंसिटी जो है वो फैराडिक से बहुत ज़्यादा होती है। देन स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व में देखें तो फैराडिक करंट जो है हमें टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। इसमें 50 टाइम्स जो है वो पर सेकंड बीट करता है, जिसकी वजह से मसल जो है फटीग कर सकता है। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए उसको सर्च करते हैं इन ट्रायंगुलर, ट्रेपिजॉइडल और सातूथ में, ताकि वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम भी मिल सके उसको। देन गैल्वेनिक करंट में क्या होता है कि ट्विच जो है वो फॉलोड बाय इमीडिएट रिलैक्सेशन, जो कि मसल के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है और स्टिमुलेट करवा देता है वहाँ पे। देन स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल के लिए हम लोग गैल्वेनिक करंट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो मसल की नर्व सप्लाई है लॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन लेन में, तो वहाँ पे हम लोग गैल्वेनिक करंट यूज़ कर सकते हैं। केमिकल इफेक्ट के लिए हम लोग जो है लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बर्न होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हम पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है और वो नहीं बता सकता कि उसको बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे उसकी स्किन के नीचे, जिसकी वजह से बर्न हो सकता है वहाँ पे। दैन अफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू देखें तो ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। दैन अफेक्ट ऑन मसल कॉन्ट्रैक्शन देखें तो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। बिकॉज हमने देखा था कि लिम्फेटिक और वेनस ड्रेनेज को एडिमा में हम लोग इसको या अल्सर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट जो है वो वहाँ पे सप्लाई करते हैं ऑन द एरिया ऑफ अल्सर या ऑन द एरिया ऑफ एडिमा, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म को और सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। देन हम देखें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के किन कंडीशन में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी करंट को नहीं यूज़ करेंगे, दैट इज़ स्किन लेयंस या इन्फेक्शंस, थ्रोम्बोसिस। अगर किसी पेशेंट को थ्रोम्बोसिस है तो वहाँ पे हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज वो इम्बोलस बन सकता है वहाँ से और डिसलॉज कर सकता है विद इन पल्मोनरी सेक्शन। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक पेसमेकर्स हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। देन कैंसर में यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ये मेटास्टेसिस करवा सकता है कैंसर की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद कैरोटिड साइनस जो है वो हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक में है। अगर हम लोग यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट को फेंटिंग हो सकता है और वह बेहोश हो सकता है। देन हम कैरोटिड साइनस पर भी इसे नहीं यूज़ करेंगे।